नमस्कार। आयन इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट की बात कर रहे थे, मतलब बात क्या कर रहे थे बोला था। तो अब कॉमन आयन इफेक्ट हेडिंग डालते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट नाम से पता चलता है कि कोई आयन है जो कॉमन है और उसी का इफेक्ट हमें देखना है। कोई आयन है जो कॉमन है और उसी का क्या करना है, हमें इफेक्ट देखना है। ठीक है। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट को शॉर्ट में कॉमन आयन इफेक्ट ऐसे अगर लिख दे CIE, जैसे अमेरिकन, तो CIE ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट अमेरिकन जो एजेंसी है ना वो, लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट को CIE बोलेंगे हम, CIE नहीं बोलेंगे। तो कॉमन आयन इफेक्ट में क्या है कॉमन आयन, पहले तो कॉमन आयन क्या है, जैसे एग्जांपल एक लेकर बनाएं आपको। जैसे HCl है एंड CH3COOH, तो इन दोनों में देखो H कॉमन है कि नहीं। जैसे NH4Cl है एंड NH4OH है, तो इन दोनों में NH4 क्या है, कॉमन है। तो ऐसे ही मतलब दो चीज़ें मिला दी गई और जिसमें क्या है, दोनों में आयन हो और आयन क्या हो, दोनों में को कम से कम एक आयन सेम हो, तो वो कॉमन आयन हो गया। लेकिन इफेक्ट क्या है, जैसे कॉमन आयन तो हो गया, लेकिन इफेक्ट क्या है, तो कॉमन आयन इफेक्ट को समझाया जाए आपको। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक AB है, ठीक है, और ये AB जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। AB क्या है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो तो जाहिर सी बात है कि पूरा तो कंप्लीटली तो डिसोसिएट होगा नहीं, वो पार्शली डिसोसिएट होगा। ठीक है। और हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसको हम जानते हैं कि ये क्या होगा, कंप्लीटली डिसोसिएट होगा। जब कोई चीज़ कंप्लीटली डिसोसिएट होती है तो उसमें ये वाला एरो लगा देते हैं, और जो पार्शली डिसोसिएट होता है तो उसमें ऐसे लगा देते हैं। तो वो हो गया क्या, C- एक्वस। अब यहां पे देखिए तो ये क्या है, A+ दोनों में है, तो A+ क्या है, कॉमन आयन है। A+ क्या है, कॉमन आयन। ठीक है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि अब जो ये है ना, ये इसका कुछ अपना K इक्विलिब्रियम होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका अपना K इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि ये पार्शियल डिसोसिएट हो रहा है तो K इक्विलिब्रियम कुछ होगा इसका। तो मान लीजिए इसका हम K इक्विलिब्रियम निकालते हैं, तो लिखेंगे हम A+ B- अपॉन AB। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लीच-ड्यूरेर प्रिंसिपल, जो कि हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, भाई इक्विलिब्रियम चैप्टर ये है, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम हमने 2 चैप्टर में बांट दिया है, लेकिन NCERT तो उसको इक्विलिब्रियम चैप्टर बोल रहा है। तो हमारा जो इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ रखा है लीच-ड्यूरेर प्रिंसिपल, इसमें क्या बोला गया है कि अगर आप इक्विलिब्रियम में प्रोडक्ट ऐड कर दें, बाहर से प्रोडक्ट ऐड कर दें, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दे तो रिएक्शन कहाँ जाने लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए आपने ये रिएक्शन पहले से चल रहा था, इस रिएक्शन में, इस सोल्यूशन में आपने AC डाल दिया, इस सोल्यूशन में आपने क्या डाल दिया, AC एक कंपाउंड था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, को डाल दिया। उसको डालते ही A+ मिला, और A+ मिलते ही इस सोल्यूशन में A+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई।
जब ए प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो इक्विलिब्रियम वाला जो रिएक्शन था, ए प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ते ही, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ते ही रिएक्शन कहाँ जाने लगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगा। पर रिएक्शन कहाँ जाने लगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉमन आयन, या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं, मतलब कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन था माफ करिएगा, जो डिसोसिएशन था वो क्या हुआ भाई? पहले डिसोसिएशन तो इधर जाएगा तो डिसोसिएशन होगा, और अगर बैकवर्ड जा रहा है तो इसका मतलब डिसोसिएशन कम हो गया। तो कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन है वो कम हो गया। तो कॉमन आयन की वजह से वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन कम हुआ है, इसी को बोला गया कॉमन आयन इफेक्ट। इसे क्या बोला गया? भाई कॉमन आयन का क्या प्रभाव पड़ा? तो प्रभाव तो यही पड़ा ना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में जरा सा लिखिएगा। ऑन इंक्रीजिंग, एक मतलब ये बना लीजिएगा पहले, ठीक है, लिखिएगा ऑन इंक्रीजिंग ए प्लस, मतलब ए प्लस लिखने का मतलब ये पूरा ब्रैकेट में ए प्लस लिखने का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए, रिवर्सेबल रिवर्सेबल तो ऊपर वाला है, रिवर्सेबल रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। रिवर्सेबल रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिवर्सेबल रिएक्शन किधर जा रहा है? पीछे की डायरेक्शन में जाने लग रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, रिवर्सेबल रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो जब रिवर्सेबल रिएक्शन शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन, तो जैसे कि जब ये पहले रहा होगा सी अल्फा रहा होगा, ये सी अल्फा रहा होगा। ठीक है, ये सी अल्फा रहा होगा। जब ये टूटा, मतलब ये जब टूटा होगा तो कुछ कंसंट्रेशन इनटू डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंसंट्रेशन इनटू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऐसा कुछ रहा होगा। तो क्या होता है कि जब ये शिफ्टेड होगा पीछे, तो बी, जो कंसंट्रेशन ऑफ बी है वो डिक्रीज करेगा। जब ये शिफ्ट करेगा पीछे तो कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। दैट इज सी अल्फा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। सी अल्फा भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि बी क्या है? सी अल्फा है। सी अल्फा क्या होगा? डिक्रीज करेगा। ए सी अल्फा नहीं है, ए तो ये और ये दोनों को जोड़ के मिलेगा। ये तो जो भी मिलेगा इन दोनों को जोड़ के मिलेगा, केवल सी अल्फा नहीं है। लेकिन बी तो अकेला एक ही जगह से आ रहा है, तो बी क्या है? सी अल्फा है। ठीक है, तो अब आप इसमें एक पॉइंट लिखिएगा, डिप्रेशन मतलब कमी। डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? अल्फा है। डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन प्रोड्यूस्ड बाई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन प्रोड्यूस्ड बाई अनदर इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन प्रोड्यूस्ड बाई अनदर इलेक्ट्रोलाइट। अब अनदर इलेक्ट्रोलाइट क्या है? ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अनदर इलेक्ट्रोलाइट के ब्रैकेट में लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। तो क्या लिखा आपने? हाँ, अनदर इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ब्रैकेट क्लोज करेगा, इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट, इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन तो ये था, और इफेक्ट क्या है? इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कमी आना, इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में कमी आना, इसको क्या बोला गया? कॉमन आयन इफेक्ट बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। कॉमन आयन इफेक्ट को आप शॉर्ट में CIE लिखिए, कॉमन आयन इफेक्ट को शॉर्ट में आप CIE लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, CIE कैपिटल में लिखिएगा, CIE ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, CIE ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट।
CIE ऑपरेट्स ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट, केवल वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ये ऑपरेट होता है, स्ट्रॉन्ग पे नहीं होता। जैसे आपने मान लीजिए NaCl में KCl मिला दिया, तो NaCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा, दोनों में Cl- है, कॉमन आयन है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, दोनों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों 100% डिसोसिएट होंगे, तो वहाँ डिसोसिएशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप NaCl के साथ NaCl आपने लिया है और उसके साथ आपने कोई जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ओनली ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। जैसे मान लीजिए ये कॉमन आयन यहाँ से प्राप्त हो रहा है, यहाँ से मिल रहा है, तो इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा बढ़ाते जाओगे, तो लीच-एडर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, रिएक्शन उतना ही ज़्यादा बैकवर्ड में जाएगा। तो लिखिएगा, हायर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, मोर विल बी द कॉमन आयन इफेक्ट CIE, मोर विल बी द CIE, that is less will be the alpha मतलब degree of dissociation, less will be the alpha of weak electrolyte, less will be the alpha of weak electrolyte, less will be the alpha of weak electrolyte। ये ध्यान रखेंगे आप, इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कॉमन आयन इफेक्ट। लेकिन इसका जो असर है, जो फर्क है, वो कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा आपको बाद में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं, हमारे पास एक पॉलीप्रोटिक एसिड है, पॉलीप्रोटिक एसिड H3PO4 बनाया इसने H प्लस H2PO4 माइनस, ठीक, H2PO4 माइनस H प्लस HPO4 माइनस और HPO4 माइनस होगा वो H प्लस PO4 माइनस बन गया, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो ये कॉमन आयन है, ठीक है, देखा जाए तो ये कॉमन आयन है। ये स्टेप 1 है, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप 3 है, ठीक है। अब जो कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा वो किस पे लगेगा? कॉमन आयन इफेक्ट तीनों पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट तीनों पे नहीं लगेगा। कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा हमेशा कमज़ोर पे लगता है। अब इन तीनों में सबसे आसानी से H प्लस पहला वाला निकलेगा, पहले वाले की वजह से दूसरा वाला H प्लस जल्दी नहीं निकलेगा, उस पर कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा, और इन दोनों की वजह से तीसरे वाला H प्लस और मुश्किल से निकलेगा, मतलब इस पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट हमेशा कमज़ोर पे लगता है, कमज़ोर, बहुत कमज़ोर, मतलब कमज़ोर, बहुत कमज़ोर। तो कॉमन आयन इफेक्ट जो होगा, जैसे इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ऑन अदर देन फर्स्ट स्टेप, सेकेंड थर्ड पे लगेगा। तो आप ये लिख सकते हैं कि ये बना के लिखिएगा, इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड, पॉलीप्रोटिक या पॉलीबेसिक एसिड, जैसे ये ट्राई बेसिक है, ये ट्राई प्रोटिक है। इन केस ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड या पॉलीबेसिक एसिड, पॉलीबेसिक एसिड और जैसे पॉलीबेसिक एसिड था वैसे पॉली एसिडिक बेस भी तो हो सकता है, तो और पॉली एसिडिक बेस
कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ऑन other than first step, other than first step। ठीक है, तो यहां पर किस पे कॉमन आयन लिखेंगे, तो आप लिखेंगे इसमें इन गिवन एग्जाम्पल, आप ये बात लिख सकते हैं कि इन गिवन एग्जाम्पल, इन गिवन अबव एग्जाम्पल कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ऑन सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, कॉमन आयन इफेक्ट ऑपरेट ऑन सेकेंड एंड थर्ड स्टेप, सेकेंड एंड थर्ड स्टेप पे कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। चलिए, लेकिन इस बात पे थोड़ा सा जो अब इस बात पे डिटेल में थोड़ा आएंगे हम लोग, क्या करेंगे डिटेल में आएंगे, थोड़ा जब पीएचओएच के बारे में जानकारी हो जाए तब थोड़ा डिटेल में आए तो अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी कॉमन आयन लेकिन सर कैसे पता चलेगा क्या होगा, तो थोड़ा कुछ डेटा वेटा लेकर आएंगे ना, एक्सपेरिमेंटल डेटा वेटा लेकर आएंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा आइडिया लगेगा। ठीक है, तो आइए डेटा के लिए आपको टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक का नाम है पीएच। टॉपिक का नाम है पीएच। अब ये पीएच क्या है, ठीक है, और वैसे तो पीएच या पीओएच भाई दोनों लिख लो, क्योंकि आपको दोनों की ज़रूरत पड़ती है। वैसे टॉपिक का नाम पीएच है। पीएच क्या होता है, पीएच है पावर ऑफ H प्लस आयन या पोटेंशियल ऑफ H प्लस आयन, या पीएच नाम जो पड़ा है वो इनसे या इनसे नहीं पड़ा है, इसका ये फुल फॉर्म नहीं है, इसके ये एक नाम है लेकिन ये फुल फॉर्म नहीं है। वो जो नाम पड़ा है वो है पॉइसेंस डिहाइड्रोजन, इससे नाम पड़ा है, और इसका नाम, इसकी मीनिंग होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसकी मीनिंग है ये पॉइसेंस डिहाइड्रोजन। और स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, मेरा होता है, पॉइजन तो नहीं होता है, पॉइसेंस ही होता है, पॉइसेंस डिहाइड्रोजन। तो ये जो पॉइसेंस डिहाइड्रोजन है ये एक लैटिन टर्म है जो जिसकी मीनिंग होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये पीएच का फुल फॉर्म वो है, और उसकी मीनिंग ये है या ये है, कह सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक कह सकते हैं। ठीक है, पीएच क्या है अगर लिखना चाहते हैं आप, जैसे पीएच, तो ये तो चलो मैंने फुल फॉर्म बताया आपको, पीएच क्या है अगर आप ये लिखना चाहते हैं तो इसमें लिखेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, लिखेगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, concentration of H plus ion is expressed in terms of negative power of 10, 10 का मतलब 10, नेगेटिव पावर ऑफ 10 ब्रैकेट में लिखेगा, जैसे 10 टू पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करेगा, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर, एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर ब्रैकेट में लिखेगा x, नेगेटिव वैल्यू ऑफ दैट नेगेटिव पावर इज नोन एज pH, इज नोन एज pH। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए कि H प्लस कंसंट्रेशन किसी का है 10 टू पावर माइनस 6, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 6 हो गई, तो pH क्या होगा, 6 होगा। जैसे मान लीजिए कि H प्लस है 10 टू पावर माइनस 2.7, तो pH कितना होगा, 2.7। ये एक दो एग्जाम्पल लिख लीजिए।
ठीक है, निकालना कैसे ये तो अभी, ये तो हमारी चर्चा का विषय है ही, निकालना कैसे। ठीक है, लिख लिया, चलिए आगे बढ़िएगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपको बोल रहा हूँ कि पीएच क्या है, ये लिख लिया आप लोग, पीएच क्या है। पीएच जो होता है वो होता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। पीएच क्या है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि H प्लस कंसंट्रेशन आपको पता है, माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन आप निकाल सकते हैं, तो आप पीएच भी निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि H प्लस कंसंट्रेशन है 10⁻⁻1, तो माइनस लॉग 10⁻⁻1, और ये -1 आगे आएगा तो क्या हो जाएगा, +1, प्लस यहाँ 1 और ये log 10 की वैल्यू कितनी, 1, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। जैसे आ गया 10⁻⁻5, तो ये माइनस लॉग 10⁻⁻5, अब ये -5 आगे आया तो +5 हो गया, ये हो गया 5 log 10, log 10 की वैल्यू 1, तो 5 × 1 5। ठीक है, जैसे आया आपका 10⁻⁻3.2, तो माइनस लॉग 10⁻⁻3.2। ठीक है, तो पीएच कितना, 3.2। ठीक है, अब चलिए ये तो बात हो रही है, जैसे लेकिन जैसे बोला जाएगा पी H प्लस हो गया, टू, सीधे 2 कर दिया, तो हो गया माइनस लॉग 2, log 2 की वैल्यू कितनी, 0.3010, तो हो गया -0.3010। ठीक है, अब से हो गया ये 3, मान लीजिए H प्लस की कंसंट्रेशन 3 है, तो हो गया माइनस लॉग 3, तो log 3 की वैल्यू कितनी, 0.4771, तो ये वैल्यू आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए कि ये 1 है, तो माइनस लॉग 1 और log 1 की वैल्यू कितनी, 0, तो पीएच क्या हो गया, 0। तो कहने का मतलब है कि पीएच पॉजिटिव में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है, 0 भी हो सकता है। H प्लस की जो भी कंसंट्रेशन हो उसको माइनस लॉग के बाद लिख दो, जैसे H प्लस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 है तो माइनस लॉग के बाद 10⁻⁻1 लिख दो, H प्लस की कंसंट्रेशन 2 है तो माइनस लॉग के बाद 2 लिख दो, 1 है तो माइनस लॉग के बाद 1 लिख दो, और जो भी इस लॉग की वैल्यू आती है, जैसे log 2 की वैल्यू जो भी आ रही है उसमें माइनस लगा दो, आगे log 3 की वैल्यू जो भी आ रही है उसमें माइनस लगा दो, जैसे log 10⁻⁻5 की वैल्यू -5 आ रही है उसमें -5 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, +5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, तो जो भी वैल्यू आ रही है उससे आप निकाल सकते हैं। अब ये जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जैक्टली ऐसे ही आप OH माइनस कंसंट्रेशन आपको पता, और आपको OH माइनस कंसंट्रेशन पता, तो आप POH भी बता सकते हैं। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, सेम है, तरीका सेम है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास OH माइनस है, आपके पास माइनस लॉग OH माइनस है, तो आपके पास POH भी है। मान लीजिए कि OH माइनस की कंसंट्रेशन 10⁻⁻3 है, तो माइनस लॉग 10⁻⁻3, तो आ जाएगा 3। आपके पास ये 5 है, मान लीजिए OH माइनस की कंसंट्रेशन 5 है, तो माइनस लॉग 5 कितना हो जाएगा, -0.7। भाई log 5 की वैल्यू क्या होती है, 7 होती है, 0.7, तो ये 0.7 हो गया। ये 1 है तो माइनस log 1, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, 0 है। प्लस माइनस 0 ये भी हो सकता है, मतलब मैंने कम एग्जाम्पल लिया है इसमें, लेकिन बात वही है, जैसे H प्लस से निकालेंगे वैसे ही क्या करेंगे, OH माइनस से भी हम निकालेंगे।
समझ पा रहे होंगे मेरी बात आप लोग? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? नहीं ना? हो तो बता दीजिए, कैमरे में से निकलिए और बोलिए कि ये समस्या है, ताकि मैं बेहोश हो जाऊं। हैं? हाँ भाई, आप बोल देंगे और मैं गया, क्योंकि मामले को तो खतरनाक बना देंगे ना भाई आप लोग। तो अगर हम बात करें कि भाई पीएच और पीओएच की बात अभी करते हैं, मतलब फिर आते हैं, लेकिन थोड़ी सी बात इनसे ये जिस पर लागू होंगे, जिस पर काम करेंगे, उनकी थोड़ी बात कर लें। तो आप हेडिंग डालेंगे के ए एंड के बी, के ए एंड के बी। तो देखिए क्या है कि के एंड के बी, अब ये के एंड के बी क्या होता है, के क्या है, तो इसको लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखेगा। देखो मत यार, लिखो डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड। डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड और कैटायन। एसिड या तो फिर किसके लिए, कैटायन के लिए, और कैटायन। अब केबी क्या लिखेंगे, केबी क्या लिखेंगे, केबी लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट और आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस और एनायन, बेस और एनायन, बेस और एनायन। ठीक है, ठीक है, चलिए आइए समझाएं आपको। जैसे मान लीजिए कि सबसे केस वन ले लेते हैं। केस वन कौन, के क्या है, किसके लिए है, फॉर एसिड्स और कैटायंस। मतलब चाहे कोई एसिड ले लो, चाहे कोई कैटायन ले लो। ऐसा मान लीजिए कि आपके पास है CH3COOH और आपने इसको तोड़ दिया CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। तो CH3COO माइनस और H प्लस मतलब ये एसिड है, ये एसिड है। तो आपने क्या करा, इसके लिए के ए लिया। भाई के लिख रहे थे जो के इक्विलिब्रियम, अब ए है, एसिड है तो ए डायरेक्ट लिख दो, के ए लिख दो। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया CH3COO माइनस H प्लस अपॉन CH3COOH। वैसे ही है जैसे केसी निकालते थे वो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो ऐसे ही करना है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास H2S है, H2S, ठीक है। तो आपने H2S जो होगा वो दो स्टेप में टूटेगा। HS माइनस HS, H प्लस। अब यहां पर आएगा के, यहां पर आएगा K1, यहां पर क्या आएगा, K1 आएगा। K1 क्या होगा, K1 आएगा HS माइनस H प्लस अपॉन H2S, ठीक है। ये आ गया क्या, K1। अब इसी का K2 निकालना होगा, इसी का K2 निकालना होगा, दूसरा H प्लस। जब तक सारे H प्लस ना निकाल दिए जाए तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे, है ना। तो ये H प्लस प्लस S2 माइनस मतलब दूसरा H प्लस। अच्छा, H प्लस उस तरफ लिख रहे थे तो उसी तरफ लिख देते H प्लस, ठीक है। तब ये हो गया, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए आएगा K2, इसको बोलते हैं
सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट या सेकंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो ये K2 क्या लिखेंगे, K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस S2 माइनस अपॉन HS माइनस, ठीक है। अब अगर कोई बोले कि भाई कॉमन आयन इफेक्ट किस पे लगेगा, इस पे लगेगा कि उस पे लगेगा, तो आपको बताया कि कॉमन आयन इफेक्ट तो उस पे लगेगा जो फर्स्ट स्टेप के अलावा जो स्टेप आता है, तो फर्स्ट स्टेप के अलावा वो वाला स्टेप है पॉलीप्रोटीन, तो वो हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि आपने तीसरा एक और एग्जांपल ले लिया, तो अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा कि अगर कॉमन आयन इफेक्ट उस पर लग रहा है तो K1 K2 से क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ये तो टूटेगा और उसको टूटने नहीं देगा, ये वाला H प्लस ये वाला H प्लस वहाँ वाले H प्लस को कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर पीछे भेजेगा। जब पीछे भेजेगा तो इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, जब इसकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी तो ये तो भाई वो है ना, न्यूमिनेटर है ना, तो ये कम होता जाएगा तो K2 कम होता जाएगा, तो इसका मतलब है कि K1 ज़्यादा होगा K2 से ऑलवेज। अच्छा ये अगर इस तरह का एक और एग्जाम्पल लेके बता दें आपको, मान लीजिए जैसे H3PO4 है आपके पास, तो स्टेप 1, तो H3PO4 क्या हो गया, H प्लस प्लस H2PO4 माइनस, सेकेंड H2PO4 माइनस H प्लस प्लस HPO4 2 माइनस, थर्ड HPO4 2 माइनस टूटेगा किसमें, H प्लस प्लस PO4 3 माइनस। अच्छा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा K1, यहाँ पर क्या आ जाएगा K2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा K3। आप चाहे तो सब निकाल सकते हैं, K1 K2 K3। K1 क्या हो जाएगा, ये H प्लस इंटू H2PO4 माइनस अपॉन H3PO4, और K2 क्या हो जाएगा, ये इंटू ये अपॉन ये, और K3 क्या हो जाएगा, ये इंटू ये अपॉन ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा कि पहले ये इस पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, ये बट अगर ये अकेला है, मतलब ये तीनों प्रेजेंट है, मतलब ये अकेला होगा तो ये तीनों प्रेजेंट होंगे, H3PO4 होगा तो ये तीनों प्रेजेंट होंगे। जब ये तीनों प्रेजेंट होंगे तो इस पर कॉमन आयन इफेक्ट नहीं लगेगा, और लगेगा किस पर, इस पर और इस पर। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला इनको टूटने नहीं देगा, मजबूत वाला कमजोर वालों को सताएगा, कमजोर वालों को सताएगा तो इनका प्रोडक्ट जल्दी नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो न्यूमिनेटर कम होगा, न्यूमिनेटर कम होगा तो K का क्या होगा, कम होगा। अच्छा ये वाला और ये वाला मिलके इसको सताएंगे, ये कमजोर है, लेकिन जैसे ये वो हो गए अंबानी टाइप लोग हो गए ना, ये लोग, ये तो अंबानी टाइप लोग हो गए, ये हो गए वो जो है छोटे मोटे लोग, छोटे मोटे नहीं छोटे मोटे भी नहीं, मतलब ये लोग हो गए जैसे अंबानी से थोड़े कम वाले, बजाज मित्तल और थोड़ा सा कम वाले, है ना भाई, जिंदल विंदल, ये लोग वाले कमज़ोर थोड़ा। और यही तो जैसे मैं हूँ, गरीब आदमी, एकदम प्रचंड टाइप का गरीब, उसको ये दोनों सता सकते हैं जब चाहे तब। ये कहेंगे हम जिंदल वाले बोल देंगे हम स्टील महंगा कर देंगे, ये बोलेंगे हम तुमको फ़ोने नहीं करने देंगे। अब ये क्या करेगा बेचारा, ये फ़ोन करके स्टील मंगवाना चाहता है, ना फ़ोन कर पाएगा ना स्टील आएगा, ये कमज़ोर है बहुत, तो इसको ये सबसे कम हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अगर हमेशा ऑलवेज कहने का मतलब है कि जो पहला डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा ही दूसरे से ज़्यादा, और दूसरा वाला हमेशा तीसरे से ज़्यादा। ये जो है वो यथार्थ सत्य है जो कि आपको गीता कुरान में लिखा हुआ नहीं मिला, क्योंकि वहाँ जो है आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया, लेकिन यथार्थ सत्य है एकदम, मान लीजिए मेरी बात, एकदम कटु सत्य टाइप का। तो ये समझ पा रहे हैं आप लोग, तो ये K1 K2 ऐसे ही करके, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि K1, अब चाहे तो ये कॉन्सेप्ट बना के लिख लीजिएगा, फॉर पॉलीप्रोटिक एसिड ऐसे करके, ऑलवेज ऑलवेज, ठीक है। अब जैसे केस 1 ही चल रहे हैं हम, नहीं केस 1 नहीं, हम केस 2 पर आ जाते हैं।
केस 2 पर आ जाते हैं। ठीक है, केस 2 किसके लिए, KB, ये किसके लिए, फॉर बेसिस और एनायंस, फॉर बेसिस और एनायंस। ठीक है, बेसिस या एनायन की बात कर रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए कि आपके पास है NH4OH है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लिया, NH4OH ले लिया, तो NH4 प्लस OH माइनस, तो KB आपने क्या निकाला, KB, तो आपने निकाला NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH, ऐसे निकाल दिया भाई। अब मान लीजिए कि आपको दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, आप ले लें ZnOH ट्वाइस, तो अब ZnOH ट्वाइस तो 2 स्टेप में चला गया ना, ZnOH ट्वाइस, तो ये बनाएगा ZnOH प्लस OH माइनस, तो ये हो गया इसका KB1, ये क्या हो गया ZnOH प्लस OH माइनस अपॉन क्या ZnOH ट्वाइस है। हमारी सेकंड वाला तो सेकंड वाला जैसे ZnOH है, इसका प्लस वाला ये टूट गया, ये बनाया Zn2 प्लस OH माइनस, तो अब यहाँ पे KB2 बोल देंगे, KB2 क्या आ जाएगा Zn2 प्लस OH माइनस अपॉन ZnOH प्लस, तब ये KB2 हो गया है। अब KB1 जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, KB2 से। ये क्या है, ये भी ऑलवेज है। तो क्या हुआ, सेकंड केस हो गया, मतलब बेस के लिए हो गया। सेकंड केस क्या हो गया, एक ही चीज़ थी दोनों में, तो ये क्या हो गया, बेस के लिए हो गया। बात समझ पा रहे हैं, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा इस। तो देखो अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच की। थोड़ा देख लेते हैं इनके बीच में क्या खिचड़ी पक रहा है, आखिर ये एक दूसरे से क्या रिलेशन रखते हैं। कुछ तो जैसे वो सीआईडी देखा आप लोगों ने, सीआईडी में जो एसीपी है ना, एसीपी प्रद्युम्न, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे करके हाथ दिखा, कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ सर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, तो वैसे ही कुछ तो गड़बड़ है। तो पीएच और रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच, तो देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि क्या है पूरा मामला, कि हेडिंग डाल दी आप लोगों ने, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड ओएच, पीएच एंड पीओएच। तो देखिए KW जो होता है वो होता है H प्लस इंटू OH माइनस, ये होता है। और ये KW क्या है, KW है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और ये केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो आप लिख सकते हैं कि KW is a constant, KW is a constant and its numerical value is only depends on temperature. KW is a constant and its numerical value is only depends on temperature, ठीक है। अब आगे लिखिएगा, at 25 Celsius, at 25 Celsius, ठीक है, at 25 Celsius the value of KW, the value of KW is 10 to power minus 14। KW वाटर के लिए है, तो फॉर वाटर क्या बोल रहा है, वो है जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो at 25 Celsius the value of KW is 10 to power minus 14, ठीक है।
तो इसका मतलब है कि माइनस लॉग के डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। ठीक है, और ये जो 14 है और माइनस लॉग के डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया पी के डब्ल्यू। माइनस लॉग के डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया पी के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू क्या हो गया 14। पी के डब्ल्यू क्या हो गया 14, और कब एट 25 सेल्सियस। 25 सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 25 सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 14। 25 सेल्सियस पे पी के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी 14। ये मीनिंग क्या है इसका, मीनिंग क्या है इसका। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा कि जो वाटर होता है, वाटर न्यूट्रल होता है। वाटर क्या होता है न्यूट्रल होता है। प्योर वाटर is always neutral, that is H plus is equal to OH माइनस। या कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होने का क्या मीनिंग है, कोई भी सॉल्यूशन न्यूट्रल होने की मीनिंग ये है कि उसके अंदर H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है। उसका pH 7 है या नहीं है, इससे नहीं लेना देना है। pH चाहे जो हो, अगर उसके अंदर H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो आप जानते हैं कि प्योर वाटर इज ऑलवेज न्यूट्रल, दैट इज H प्लस एंड OH माइनस इज इक्वल टू 10 टू पावर माइनस H प्लस एंड OH माइनस आर इक्वल। ठीक है, अब एट 25 सेल्सियस KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। नहीं, ऐसे नहीं करना, एट 25 सेल्सियस बाद में लिखेंगे। KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस, तो ये तो किसी भी टेम्परेचर पे है। एट 25 सेल्सियस 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। ठीक है, माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस माइनस लॉग OH माइनस। दोनों तरफ लॉग ले लिया भाई ना, क्या करते हैं 14, तो हो गया 14 इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस क्या हो गया PH और माइनस लॉग OH माइनस क्या हो गया POH। तो PH प्लस POH। ठीक है, PH प्लस POH। ठीक है, फॉर वाटर एट 25 सेल्सियस KW इज इक्वल टू H प्लस स्क्वायर। क्यों? क्योंकि H प्लस OH माइनस बराबर है और H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू KW है, तो OH माइनस की जगह पे एक बार और H प्लस लिख दो तो H प्लस का स्क्वायर हो गया। तो 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू H प्लस स्क्वायर माइनस लॉग 10 टू पावर माइनस 14 इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस लॉग H प्लस। ये हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू PH, और वो कितना हो गया 7। तो इस बात का ध्यान रखिए कि pH ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 7। pH of water at 25 degree centigrade is 7.
pH of water at 25 degree is 7. For water pH is equal to, मतलब हम बोल सकते हैं फॉर वाटर H प्लस इज इक्वल टू क्या होता है OH माइनस, दैट इज pH इज इक्वल टू क्या होगा POH. एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH ऑफ वाटर इज 7. At 25 degree centigrade, pH of water is 7. That means that is H plus is equal to OH minus is equal to 10 to power minus 7. इसी का लॉग लोगे तभी तो 7 आएगा. ठीक है. अब ये 10 to power minus 7 क्या है? ये तो कंसंट्रेशन है. तो कंसंट्रेशन है मतलब मोल पर लीटर है. कंसंट्रेशन है मतलब क्या है? मोल पर लीटर है. ठीक है, समझ पा रहे हैं. तो अगर हम बोले कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH 7 फॉर वाटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ pH 7 फॉर वाटर, ये क्वेश्चन लिख सकते हैं कि pH 7 का मतलब क्या है, वाटर के pH 7 का मतलब क्या है. तो इसका मतलब है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड 1 लीटर वाटर कंटेन्स 10 to power 7 मोल H plus ion and 10 to power minus 7 मोल OH माइनस आयन. क्योंकि वाटर में H प्लस OH माइनस बराबर होते हैं, तो जितना भी H प्लस होगा उतना ही OH माइनस होगा. तो वाटर का pH 7 होने का मीनिंग क्या है? वाटर के pH 7 होने का मीनिंग है कि 25 सेल्सियस पे 1 लीटर पानी में 10 to power minus 7 मोल H प्लस है. भाई 10 to power minus 7 मोल है और 1 लीटर है तो पर लीटर बोल सकते हैं. तो 10 to power minus 7 मोल पर लीटर तो अपने आप हो गया. तो 10 to power minus 7 मोल H प्लस आयन है और 10 to power minus 7 मोल ही OH माइनस आयन है वाटर में 10 to power. ठीक है, समझ पा रहे हैं. तो अगर हम बोले ठीक है, मीनिंग को समझिएगा. 14 इज इक्वल टू pH प्लस POH. ये कब बोला गया है? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर नॉट मेंशन्ड. अगर टेम्परेचर नहीं दिया हो तो भी इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, और अगर 25 सेल्सियस दिया हो तो भी इस फॉर्मूले का यूज करिए. लेकिन अगर कोई और टेम्परेचर दिया है तो इस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे. फिर तब क्या करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको. ठीक है, तो मतलब pH एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड pH वेरीज फ्रॉम 0 to 14. 0 to 14 तक वेरी कर सकता है. मतलब अगर pH 0 हो तो POH 14 है, टोटल 14 आएगा. pH 14 है तो POH 0 होगा, टोटल 14 आएगा. मतलब कहने का मतलब है कि pH 0 से 14 तक हो सकता है, बट pH कैन नॉट बी नेगेटिव. pH यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता. एट 14 डिग्री सेंटीग्रेड 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम pH नेगेटिव कैलकुलेट नहीं करेंगे. तो वी शुड नॉट कैलकुलेट नेगेटिव pH और POH when temperature is given. टेम्परेचर इज गिवन. हमने तो बोला कि 25 सेल्सियस नहीं,
मैंने ये एक फाइनल स्टेटमेंट लिखवा दिया कि 25 सेल्सियस दिया हो, चाहे 30 सेल्सियस दिया हो, चाहे 35 सेल्सियस दिया हो, चाहे 50 सेल्सियस दिया हो, चाहे 90 सेल्सियस दिया हो, टेम्परेचर अगर दिया है, किसी भी हालत में अगर टेम्परेचर दिया है तो कभी भी पीएच को नेगेटिव मत कैलकुलेट करिएगा। पीएच नेगेटिव मत जाइएगा कभी भी, ये ध्यान रखिएगा कि पीएच हो चाहे पीओएच हो, ऐसा नहीं है कि पीएच पीओएच भी आप नेगेटिव मत जाइएगा। हाँ तो देखो भाई, पीएच पीओएच 40 मैंने बोला कि टेम्परेचर अगर आपको मेंशन है तो कभी भी 0 से नीचे मत ला दीजिएगा पीएच, मतलब नेगेटिव, आपका नेगेटिव आ सकता है, कैलकुलेशन करने पर आपका नेगेटिव आ सकता है, पर टेम्परेचर दिया हो तो नेगेटिव वैल्यू भी आने पर भी 0 तक ही लिखिए, 0 के नीचे मत लाइएगा। मीनिंग को समझ रहे हैं आप? मीनिंग नहीं समझ रहे होंगे, मैं समझाता हूँ। मीनिंग आप नहीं समझ रहे होंगे, मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पर तो चलिए कुछ दिया नहीं है, मैं समझाता हूँ। चलिए देखिए, एट 25 सेल्सियस पीएच ऑफ वाटर कितना होगा? 7, मतलब 14 pKw कितना हो गया? 40। द 14 इज इक्वल टू क्या होगा? पीएच प्लस पीओएच। ये सब कब होगा? एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ध्यान रखिएगा। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड पीएच ऑफ वाटर इज इक्वल टू 6, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो गया? 10⁻⁻6। लेकिन वाटर एसिडिक नहीं हुआ है, वाटर अभी भी न्यूट्रल है। पीएच और H प्लस और OH माइनस की कंसंट्रेशन बराबर है। H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻6। ठीक है, कहने का मतलब है कि pKw ही घट गया और 12 इज इक्वल टू आ गया पीएच प्लस पीओएच। तो अगर आपसे कोई बोले कि वाटर का पीएच है 6, एक सॉल्यूशन का पीएच 6 है, आपको टेम्परेचर नहीं दिया हो और बोले कि एक सॉल्यूशन का पीएच 6 है, तो क्या वो सॉल्यूशन एसिडिक है? जब बेसिक है या न्यूट्रल है तो आपके दिमाग में आएगा 7 न्यूट्रल होता है तो ये एसिडिक होगा। नहीं 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 नहीं, टेम्परेचर नहीं दिया है तो नहीं बोलोगे। ठीक है, एट 49 सेल्सियस pH of water इज इक्वल टू 6.5। देखो भाई, 25 और 90 के बीच में है 49, तो इसीलिए pH भी इन दोनों के बीच में है। अब यहाँ पर भी H प्लस इज इक्वल टू H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस कंसंट्रेशन है, और वो कितना है? 10⁻⁻6.5 है। pKw कितना है? pKw 13 है, और 13 इज इक्वल टू क्या है? पीएच प्लस पीओएच। तो कहने का मतलब है कि पीएच की वैल्यू यहां पर पीएच, जैसे यहां पर पीएच की वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रही थी, तो यहां पर पीएच की वैल्यू 0 to 14 वेरी कर रही थी, यहां पर 0 to 12 ही वेरी करेगी, और यहां पर 0 to 13 वेरी करेगी। टेम्परेचर दिया है, देखिए टेम्परेचर दिया है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपको इस पे कराएं, तब आपको समझ में आएगा। फाइंड pH of 2m HCl solution, pH of 2m HCl solution, या
पीएच ऐसे नहीं, HCl अभी तो आपको निकालना नहीं आता ना, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग H प्लस कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 2m एट 25 सेल्सियस। ऐसे नहीं लिखते हैं, द लिख देते हैं। The pH of solution having H plus is equal to 2m at 25 Celsius is, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, A B C माइनस 0.3010 0 माइनस सॉरी 2, ठीक। ये ऑप्शन। अब आपको देखिए 25 सेल्सियस दिया हुआ है, आपने पीएच के लिए निकाला, पीएच माइनस, पीएच क्या आता है आपका, पीएच इज इक्वल टू आता है माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन, आपने लिखा माइनस लॉग 2 माइनस 0.3010, ठीक है। आपका आंसर आ गया माइनस 0.3010, लेकिन बट एट 25 सेल्सियस pH varies from 0 to 14. So our answer cannot be less than 0 or more than 14. So our answer is 0. तो हमारा आंसर क्या है, 0 है। पीएच आ रहा है -0.3010 आ रहा है, कैलकुलेट करने में -0.3010 आ रहा है, लेकिन बट एट 25 सेल्सियस pH वेरीज फ्रॉम 0 to 14. सो आवर आंसर कैन नॉट बी लेस देन 0 और मोर देन 14. हम 0 से कम और या 25 से 14 से ज़्यादा कैलकुलेट भले कर सकते हैं, पर आंसर लगा नहीं सकते। तो हमारा आंसर जो होगा वो 0 होगा कि भैया नीचे नहीं जा सकते, जो लास्ट हमारा बॉर्डर है वहीं पे रुक जाएंगे, मतलब 0 पे हम रुक जाएंगे, तो 0 बोल देंगे, ठीक है। चलिए अब ये लिख लीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, फिर देते हैं। द pH ऑफ सोल्यूशन हैविंग H प्लस इज इक्वल टू 2m इज, अब फिर ऑप्शन लिखेंगे, आप फिर ऑप्शन लिखेंगे और इस बार आपका आंसर होगा ये। क्यों? इस बार आपका आंसर ये हो गया, क्यों? बिकॉज टेम्परेचर इज नॉट मेंशन्ड, टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है, तो फिर हमारा जो आंसर आता है वो लिखेंगे। टेम्परेचर मेंशन नहीं है, हमारा जो आंसर आता है वो हम लिखेंगे, ठीक ठीक। एक और दे, चलिए। The pH of solution having OH minus concentration is equal to 3m is 3m at 90 Celsius is 90 सेल्सियस पे पूछ दिया। अच्छा, 4 ऑप्शन बदलना पड़ेगा अपन को। A इज इक्वल टू हो गया -0.4771, B इज इक्वल टू हो गया 0.4771,
C इज इक्वल टू हो गया 14.4771, D इज इक्वल टू हो गया 12। कम से कम सही तो आंसर लिखा जाए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए ये अपना 90 सेल्सियस। अब आते हैं पहले POH निकालते हैं। POH इज इक्वल टू माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, तो हो गया माइनस लॉग 3 और ये आ गया माइनस .4771। इतना लिखते ही कुछ बच्चे इसको टिक कर देते हैं, इतना लिखते ही इतना खुश हो जाते हैं, मतलब गजब का एक्साइटमेंट, और ये आंसर आ गया यार, मजा आ गया, ये तो टिक कर दिया। चल बढ़ गया। अच्छा, अब मान लीजिए कि नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। POH दिया है, PH निकालना है, PH निकालना है, ऐसे। चलिए, तो PH, अच्छा अब जानते हैं कि एट 90 सेल्सियस, 90 सेल्सियस वाला अभी लिखवाया आपको, 12 इज इक्वल टू PH प्लस POH है। 90 सेल्सियस वाला लिखवाया आपकी 12 इज इक्वल टू PH प्लस POH, तो PH इज इक्वल टू क्या आ गया, PH इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस POH, तो आ गया 12 माइनस .4771, तो क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो आ गया कितना 12.4771। कहे सर अब हम अपनी एक्साइटमेंट को नहीं रोक सकते, अब हम इसको टिक करेंगे। कहे रुक जा रुक जा रुक जा, बट आवर आंसर is 12, but our answer is 12. Why? Because at 90 Celsius the pH varies from 0 to 12, because at 90 Celsius pH varies from 0 to 12, but our answer is 12 because at 90 Celsius pH varies from 0 to 12। 12 से आगे नहीं जा सकते और 0 से पीछे नहीं जा सकते, 0 से नीचे नहीं जाएंगे, 12 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो 0 से नीचे जाने की नौबत आएगी तो 0 पे रुक जाएंगे, 12 से ऊपर जाने की नौबत आएगी तो 12 पे रुक जाएंगे, या 14 से ऊपर जाने की नौबत आएगी तो 14 पे रुक जाएंगे, जो भी टेम्परेचर दिया हो जिसके अकॉर्डिंग। तो ये है कहानी पूरी। इस तरह के क्वेश्चन को समझिए, ये बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन होता है जब ये आता है। तो कुछ लोग इस पे, कुछ लोग कहे ना 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 ये है, समझा भी देंगे लोग, कहानी समझा बोलेंगे तेने समझा नहीं था, सर ने बताया था, लेकिन सर ने उससे आगे भी बोला। कुछ गधे उसको जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख रहे थे, निकल लिए। चलिए बात करेंगे वाटर पे, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, और अगली क्लास में मिलेंगे इस पे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।